द क्यूरियस केस ऑफ बैसिल जोसेफ। अब ये बंदा अपनी हर फिल्म के साथ ये प्रूव कर रहा है दैट ही इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द गोट। और अब तो ऐसा हो गया ना कि जब पता चल जाता है कि किसी फिल्म में बैसिल जोसेफ है तो मेरा मन ना अपने आप कन्विंस हो जाता है कि ये फिल्म अच्छी होगी। सो पॉनमैन की कहानी शुरू होती है ब्रूनो के कैरेक्टर से। ब्रूनो जो एक पार्टी वर्कर है, उसकी जो सिस्टर है स्टेफी, उसकी शादी होने वाली। अब ये लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे गोल्ड डाउरी सिस्टम चलता है। मतलब ब्रूनो को अगर अपनी बहन की शादी ठीक से करानी है और वो चाहता है कि शादी के बाद उसकी सिस्टर की लाइफ अच्छी रहे, तो उसे कुछ सोना डाउरी के तौर पे देना पड़ेगा। अब ब्रूनो जो है वो उस कंडीशन में है नहीं कि वो इतना सोना अपनी सिस्टर को दे सके, बट समहाउ उस पर प्रेशर है कि उसे कैसे भी करके उसकी शादी करानी है। अब ब्रूनो जो है उसे अपनी दोस्त की हेल्प से एक बंदे का कॉन्टैक्ट मिल जाता है और उस बंदे से जब वो मिलता है तो वो बंदा होता है पीपी अजेश, प्लेड बाय द बैसिल जोसेफ। अब पीपी अजेश जो है वो एक गोल्ड ब्रोकर है। अब जो भी ऐसे लोग हैं ना जो अपनी बेटी को, अपनी बहन को शादी में गोल्ड नहीं दे सकते, पीपी अजेश उनके लिए भगवान की तरह आता है। पीपी अजेश अपनी जिम्मेदारी पे उन्हें कुछ सोना देता है और फिर जिस दिन शादी खत्म होती है उस रात को पीपी अजेश उस घर में जाता है और उनको एनवलप में जो भी पैसे मिलते हैं शादी में, उस पैसों में से अपने गोल्ड के अमाउंट की रिकवरी करता है। अगर वो रिकवरी वाला अमाउंट कम रहा तो उतने अमाउंट का सोना पीपी अजेश वापस ले लेता है। तो इस तरीके का उसका ये बिजनेस है। अब असली कॉन्फ्लिक्ट तब सेट होता है जब स्टेफी जो है वो अपनी पति के साथ पूरा गोल्ड लेके अपने ससुराल निकल जाती है। अब पीपी अजेश के पास चैलेंज है कि वो गोल्ड किसी भी हालत में वापस लेना है, उसकी रिकवरी करनी है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। स्टेफी का जो हस्बैंड है जिसके साथ ब्रूनो ने उसकी शादी करवाई है, वो भी अपने एरिया का एक वेल नोन क्रिमिनल है जिसका कैरेक्टर प्ले किया है साजिन कपूर ने एज मारियन। अब जिस तरीके से पीपी अजेश के कैरेक्टर को दिखाया गया है, जिस तरीके से उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से वो उस बंदे से अपने गोल्ड की रिकवरी करेगा कि नहीं और आगे एग्जैक्टली और क्या क्या चीजें होगी उसकी लाइफ में, ये फिगर आउट करने के लिए आपको ये फिल्म जियो हॉटस्टार पे देखनी होगी। फिल्म के स्टार्ट में एक सॉन्ग है और उस सॉन्ग में ना कोलम सिटी को पूरी तरह से पिक्चराइज करके दिखाया गया है और वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। उस गाने की वजह से हमें उस सिटी की एक पहचान मिलती है, वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनके तौर तरीके, ये सारी चीजें उस गाने में सेट हो जाती है। एक हिसाब से आप बोलो तो उस फिल्म का जो टोन है ना, वो टोन ही उस गाने से सेट हो जाता है। फिल्म का ड्यूरेशन सिर्फ 2 घंटे का है एंड आई एम ग्लैड ये सिर्फ 2 घंटे का है, क्योंकि फिल्म में जो भी चीजें हो रही है उसे बहुत अच्छे तरीके से ये ड्यूरेशन जस्टिफाई करता है। फिल्म के पहले 15 मिनट में ये फिल्म थोड़ा सेटअप के लिए टाइम लेती है, लेकिन उसके बाद ये फिल्म सीमलेसली आगे बढ़ती है लाइक अ स्मूथ रोलर कोस्टर राइड। देखो ऐसा हो सकता है कि सुनने में ना ये कहानी आपको थोड़ी सिंपल फील हो, लेकिन इस कहानी की जो ट्रीटमेंट है, इसका जो भी एग्जीक्यूशन है, वो जरा भी सिंपल नहीं है। फिल्म में जिस तरीके से कैरेक्टर सेट किए गए हैं, उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट सेट किए गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट सेट होने के बाद जो कैरेक्टर में एक चेंज आता है, वो जिस तरीके से फिल्म में डाला गया है, इन सब की वजह से ना ये फिल्म एक अलग एक्सपीरियंस दे देती है। इस फिल्म के राइटिंग की सबसे एक और बढ़िया बात ये है ना कि एज एन ऑडियंस ये आपको ऐसे सिचुएशन में डालती है जहाँ पे आपके लिए ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है कि आप किस कैरेक्टर के साइड पे हो। मतलब आप मारियन की कहानी सुनो, आप पीपी अजेश की कहानी सुनो, आप स्टेफी और ब्रूनो उसकी फैमिली की कहानी सुनो, और वो सब सुनने के बाद ना एज एन ऑडियंस आपको ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सही है। मतलब हर एक कैरेक्टर को उसके एक्शंस के लिए वैलिड बैक स्टोरी दी गई है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसी की वजह से ये जो सारे कैरेक्टर है इनको अपने अपने टाइम पे अपने अपने हिसाब से एक पीक मोमेंट फिल्म में मिलता है। फिल्म के सेकंड हाफ में ये फिल्म थोड़ी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है और थ्रिलिंग हो जाती है। एक दो प्लॉट रिवील है फिल्म में जो कि मतलब थोड़े ऑब्वियस है, बट स्टिल इट्स एंटरटेनिंग। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया से लिखा गया है। मतलब अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि मलयालम सिनेमा की खासियत यही है ना कि सबसे साधारण कहानी को ये काफी असाधारण तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करते। फिल्म में कहीं पे भी ना अननेसेसरीली स्टेक्स हाई किए नहीं गए हैं। जहाँ जितनी जरूरत है उतने स्टेक्स वहाँ पे हाई हो जाते हैं। फिल्म में बहुत सारा ड्रामा है, इमोशंस है, और इन सबको जिस तरीके से कैरेक्टर से एंटेंगल्ड किया गया है वो बेहतरीन है। साजिन गोपू एज मारियन, भाई साहब इस बंदे को देख के ना मुझे विश्वास नहीं बैठ रहा था कि मैंने इसको आवेशम और रोमांचम में देखा है। इतना थ्रेटनिंग कैरेक्टर है ना इनका, वो चेहरे पे जो भी एक्सप्रेशंस दे रहा है ना, उनके कैरेक्टर का वो जो थ्रेटनिंग एस्पेक्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रीन पे डिपिक्ट होता है। ही इज जस्ट सो गुड। दीपक परम्बोल एज अ मार्कंडेय शर्मा, भाई साहब ये भी जितने टाइम के लिए उतने टाइम के लिए वो आते हैं और वो आपका दिल जीत जाते हैं। ठीक है, उनका भी जो रोल है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इनके कैरेक्टर की वजह से ही मेन कॉन्फ्लिक्ट सेट होता है फिल्म में। सो ही इज ऑल्सो सो गुड इन दिस फिल्म। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टेफी का कैरेक्टर है, जो ब्रूनो की सिस्टर है, प्लेड बाय लीजो मोल जोसे, उनका भी एक्ट बहुत अच्छा है। देयर इज अ इनोसेंस, देयर इज अ डाइकोटमी इनटू हर कैरेक्टर, जो इवेंचुअली फिल्म के साथ साथ हमें एज एन ऑडियंस पता चल जाता है कि वो कैरेक्टर एग्जैक्टली कैसे सोचता है। तो इन सारी चीजों को जिस तरीके से स्क्रीन पे डिपिक्ट किया है इस एक्ट्रेस ने, इट इज रियली गुड। एंड लास्ट, इस फिल्म का जो मेरा सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस है वो है पीपी अजेश का, विच इज ऑब्वियसली प्लेड बाय बैसिल जोसेफ। बैसिल जोसेफ का अब ऐसा हो गया ना,
वो जिसे छुएंगे वो सोना बन रहा है, ठीक है। वो जो भी रोल कर रहा है ना, फिल्म अच्छी हो ना हो, बट वो बंदा अपना रोल सही कर रहा है। बैसिल का जो कैरेक्टर है ना, उस कैरेक्टर की खास बात क्या है, सबसे पहले तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही ऐसा पतला सा है, छोटा सा दिख रहा है वो, लेकिन वो होने के बावजूद भी ही हैज़ टू लुक लाइक अ थ्रेटनिंग मैन, जो रिकवरी के लिए आया है, जो सामने वाले को डरा रहा है, सामने वाले का बीपी हाई कर रहा है, ठीक है। तो उस तरीके का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। और फिर इन सब के बाद ना उस कैरेक्टर की एक इमोशनल साइड भी है, वो भी फिल्म में उन्होंने जिस तरीके से डिपिक्ट किया है, काबिल तारीफ। इवन फिल्म के फाइनल एक्ट में बैसिल जोसेफ का जो कैरेक्टर है और जो लीजो का कैरेक्टर है, उन दोनों के बीच में एक मोनोलॉग है, एक सीन है, बहुत ही वेल रिटन सीन है, बहुत ही बेहतरीन सीन है। और वो सीन देखने के बाद ना एज एन ऑडियंस अपने को पता चलता है कि भाई ये दोनों एक्टर जो है, इनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, जिस तरीके से कोलम सिटी को इसमें दिखाया गया है वो बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो आई प्लीजिंग है। फिल्म को डायरेक्ट किया ज्योति शंकर ने, और मैंने कहीं पे तो ऐसा पढ़ा कि इन्होंने कुंबलंगी नाइट्स और एंड्रॉयड कुंजपम जो फिल्म है उनके लिए आर्ट डायरेक्शन का काम किया था। तो यार आदमी तो बहुत आर्टिस्टिक है, और ऐसा आर्टिस्टिक आदमी से जब कोई फिल्म आएगी तो यार वो फिल्म कैसी हो सकती है, इसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। उनका डायरेक्शन काफ़ी सीमलेस है, बहुत ही सहज है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव डायरेक्शन है फिल्म का। कहीं पे भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की नहीं गई है। कॉन्फ्लिक्ट का सेटअप्स बहुत अच्छा है, कैरेक्टर के इंटरेक्शंस जो दिखाए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है ना कि फिल्म का जो हुक पॉइंट है ना कि पीपी अजेश उस गोल्ड को रिकवर कर पाएगा कि नहीं, उस एक हुक पॉइंट पे ये फिल्म एंड तक आपको आराम से खींच लेती। इट्स हाईली एंगेजिंग फिल्म। सो ओवरऑल सम अप करने जाए तो अगर आपको एक बहुत ही वेल रिटन और वेल एग्जीक्यूटेड फिल्म देखनी है ओटीटी पे, तो आई थिंक पॉनमैन इज द फिल्म। पॉनमैन बहुत ही अच्छी राइटिंग के साथ इक्विप्ड है, अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ इक्विप्ड है, एंड ये फिल्म कहीं पे भी ना अननेसेसरीली आपको हुक करने की कोशिश नहीं करती। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द फिल्म। एंड फॉर बैसिल दिस इज जस्ट अनदर फीदर इन हिज कैप। सो एनीवे दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।